लक्ष्मी और प्रदीप शहर में एक छोटे से घर में अकेले रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन प्रदीप ऑफिस से घर आता है और रात को खाते हुए लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, आज माँ का फोन आया था। वो शहर आना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि जब उनका मन हो वो यहाँ आ सकती हैं। पर क्यों? तुम्हें उन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अभी 3 साल पहले तो वो यहाँ आई थी। लक्ष्मी, माँ को यहाँ आए 3 साल हो चुके हैं और माँ आती ही कितने दिन के लिए है? मुश्किल से 1 हफ्ता या 2 हफ्ता। तुम्हारी माँ जो है, तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा उनके आने से परेशानी तो मुझे ही होती है। तुम जरा भी नहीं सोचते, तुम्हारी माँ के आने की वजह से हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है और फिर हर समय मुझे तुम्हारी माँ के आगे पीछे लगा रहना पड़ता है। लक्ष्मी, तुम बात को बेकार ही खींच रही हो। मेरी माँ अपना सारा काम खुद करती है। अरे वो तो तुम्हें बेटी से भी बढ़कर मानती है। माँ जितने भी दिनों के लिए आती है वो तुम्हें पूरा आराम देती है, फिर भी तुम मेरी माँ के आने पर ऐसे मुंह बना लेती हो। मुंह तो बनेगा ही ना, क्योंकि तुम्हारी माँ को मैं ही जानती हूँ, तुम नहीं। तुम खुद तो ऑफिस चले जाते हो और अपनी माँ को मेरे सर पर छोड़ जाते हो। प्रदीप अपनी बीवी से इस बात पर और बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खाने पर से उठ जाता है और सोने के लिए चला जाता है। प्रदीप का ये रवैया देखकर लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है और अगली सुबह जब प्रदीप ऑफिस चला जाता है तो लक्ष्मी अपनी माँ को फोन करती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको तो पता है ना, बहुत जल्द मेरे सर पर मेरी सास का बोझ आने वाला है और जब मैंने तुम्हारे दामाद से कहा तो उसका मुंह बन गया। अरे लक्ष्मी बेटा, थोड़ा दिमाग से काम लिया कर। वह तेरी सास है, अगर तू अपनी सास की बुराई उसके बेटे से करेगी तो वह क्यों सुनेगा? तू कुछ मत कह, अपनी सास को आने दे और अपनी सास को इतना परेशान करना कि वे 2 दिन में यहाँ से भाग जाए और फिर कभी पलट के वापस ना आए। लक्ष्मी हमेशा अपनी माँ से फोन पर बातें किया करती और जब कभी फोन पर बात नहीं करती तो इसका मतलब लक्ष्मी की माँ उससे मिलने के लिए उसके घर आ चुकी थी। लक्ष्मी की माँ हर दूसरे तीसरे महीने लक्ष्मी के पास रहने के लिए आ जाती, कभी 1 महीने तो कभी 2 महीने। इस बार तो लक्ष्मी की माँ 5 महीने रुक कर गई थी। फिर भी लक्ष्मी अपनी माँ से कुछ नहीं कहती और ना ही प्रदीप इस बारे में कुछ कहता है। पर जब प्रदीप की माँ 1 हफ्ते के लिए शहर आती है तो लक्ष्मी का मुंह बन जाता है। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और एक सुबह प्रदीप जल्दी से तैयार होकर घर से निकलने लगता है। तभी लक्ष्मी प्रदीप को रोकते हुए कहती है, अरे प्रदीप, आज तो तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी है ना, फिर तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो तैयार होकर? लक्ष्मी, अब नाटक करना बंद करो। मैंने तुम्हें बताया था ना, माँ आ रही है तो माँ को ही लेने जा रहा हूँ स्टेशन। तुम्हारी माँ क्या कोई छोटी बच्ची है? वे खुद नहीं आ सकती घर? उनको क्या घर का एड्रेस नहीं पता? लक्ष्मी, तुम मेरी माँ में और अपनी माँ में इतना फर्क क्यों करती हो? जब तुम्हारी माँ हर दूसरे तीसरे महीने आती है तो मैं तुम्हारी माँ को लेने जाता हूँ और तुम बहुत खुश होती हो। तब तुम्हारी प्राइवेसी खत्म नहीं होती, पर जब मेरी माँ आ रही है तो तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारी माँ से जलती हूँ? अरे मैं तुम्हारी माँ से नहीं जलती, बल्कि तुम्हारी माँ मुझसे जलती है। और रही फर्क की बात, मैं अपनी और तुम्हारी माँ को एक बराबर ही मानती हूँ, पर तुम्हारी माँ मुझे कुछ नहीं मानती। मेरी माँ जब यहाँ आती है तो मुझे पलकों पर रखती है, पर जब तुम्हारी माँ आती है तो मुझे नौकरानी बनाकर रख देती है। प्रदीप अपनी माँ को लेने के लिए जा रहा था, इसलिए वो सुबह सुबह लक्ष्मी से बहस नहीं करना चाहता था और इसलिए वो बिना लक्ष्मी की किसी बातों का जवाब दिए अपनी गाड़ी से निकल जाता है और पुराने दिनों को याद करता है जब लक्ष्मी की माँ आकर उसके घर पर राज करती और प्रदीप को नौकर बनाकर रखती। पर फिर भी लक्ष्मी को कोई ऐतराज नहीं होता। पर आज जब प्रदीप की माँ आ रही है तो लक्ष्मी को इतना ऐतराज था। प्रदीप सारी बातों को पीछे छोड़कर अपनी माँ को लेकर स्टेशन से घर आता है। अरे लक्ष्मी बहू, तू कितनी पतली हो गई है। प्रदीप, तू मेरी बहू का ख्याल नहीं रखता क्या? क्या माँ, आते ही बहू के गुण गा रही हो? बेटा भी सामने खड़ा है, मेरे बारे में भी पूछ लो। क्या मैं आपको कमजोर नजर नहीं आ रहा? तू तो काम के पीछे पतला हुआ होगा और मेरी बेचारी बहू तेरे पीछे। तू बहू को बहुत सताता है। और बहू, तू खड़ी क्यों है? तू जाकर आराम से बैठ जा। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुझे मोटा कर दूंगी। हाँ क्यों नहीं, वैसे आप सफर से आई हैं, आपके लिए पानी ला देती हूँ। बहू, कोई जरूरत नहीं है, ये घर भी तो मेरा है, मैं खुद पानी पी लूंगी। आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ। अकेले घर का काम करके तू थक जाती होगी। अपनी सास की बात सुनकर लक्ष्मी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से जाकर अपने कमरे में अपनी माँ से बातें करने लगती है। बेचारी प्रदीप की माँ घर में आते ही घर के कामों में लग जाती है, पर फिर भी लक्ष्मी को अपनी सास खटकती रहती है। इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन तक लक्ष्मी अपनी सास को झेल नहीं पाती
और आखिरकार अपनी सास से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ने लगती है। माँ जी, आपका गांव नहीं शहर है, यहाँ पर हर चीज के पैसे लगते हैं। आप तो सोचती हो मानो जैसे यहाँ पैसे का पेड़ लगा है। जो तेल में 1 महीने चलाती थी वह आपने 3 दिन में खत्म कर दिया। और हर समय लाइट पंखा चलाने की क्या जरूरत है? बिल नहीं आता क्या? बहू माफ कर दे, आगे से ध्यान रखूंगी। लक्ष्मी अपनी सास से इतना लड़ती है कि लक्ष्मी की सास ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती और वो इस बार 1 हफ्ते भी नहीं रुकती और गांव के लिए वापस रवाना हो जाती है। सास को अपने घर से भेजने के बाद लक्ष्मी को बहुत खुशी होती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात प्रदीप किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और तभी लक्ष्मी की आंखें खुल जाती हैं। क्या माँ की तबीयत खराब है? 3 लाख रुपए चाहिए? मैं सुबह होते ही 3 लाख का इंतजाम करता हूँ, बस माँ को कुछ ना हो। क्या 3 लाख? प्रदीप, तुम पागल हो गए हो क्या? अब तुम बिना पूछे मुझसे अपनी माँ को 3 लाख रुपए दे दोगे? ये कोई छोटी रकम है क्या? अगर मरती है तो तुम्हारी माँ मरने दो, 3 लाख देने की कोई जरूरत नहीं है। बस लक्ष्मी, बहुत हो गया, बहुत चुप करके बैठ गया मैं, पर अब नहीं। और ये 3 लाख मैं मेरी माँ के लिए नहीं, तुम्हारी माँ के लिए जोड़ रहा हूँ। तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है, अगर कल सुबह तक 3 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी। क्या तुम ये पैसे मेरी माँ के इलाज के लिए दे रहे हो? मुझे माफ कर दो प्रदीप, तुम हमेशा मेरी माँ और अपनी माँ को एक बराबर नजरों से देखते हो, पर मैं हमेशा फर्क करती रही अपनी सास और माँ में। मुझे माफ कर दो, पर मेरी माँ की जान बचा लो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपनी सास को अपनी माँ मानूंगी। जब लक्ष्मी को पता चलता है कि प्रदीप ये पैसे उसकी माँ के लिए जोड़ रहा था तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि कभी भी लक्ष्मी ने अपनी सास को अहमियत नहीं दी। पर इतना सब होने के बाद लक्ष्मी की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी सास और माँ को एक नजर से देखती है। दिव्या और सीमा दोनों देवरानी जेठानी थी। दिव्या बहुत अमीर घर से थी तो वहीं सीमा गरीब परिवार से थी, मगर बहुत लड़ाकू थी, जिस कारण दोनों में आए दिन युद्ध होता रहता था। ऐसे ही एक दिन दिव्या अपने कमरे में आराम कर रही थी। गर्मी से दिव्या का दम घुट रहा था। वो गुस्से में बाहर आती है और अपनी सास कुसुम से बोलती है, माँ जी, अब तो हद हो गई है। इस जून की गर्मी में आपके घर में तो एक पंखा भी नहीं है। क्यों किसी निर्दोष की जान लेनी पड़ तो ली हो? एक पंखा तो लगा देती आप, भला हो जाएगा हमारा। शादी से पहले मेरे घर में एसी लगा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि प्यार करने की ये सजा मिलती है, वरना मैं कभी किसी गरीब इंसान से प्यार नहीं करती। बहू, गलती किसकी है? ये तो तेरी है। अब पंखा मैं लगाऊं? प्यार तूने किया है, शादी भी तूने ही गरीब परिवार में करी है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि पंखा मैं लगा कर दूं। माँ जी, मैं तो हूँ इस घर की जिम्मेदारी, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उस जिम्मेदारी के लिए कुछ करें? देख बहू, हमारी तो आदत हो चुकी है इस गर्मी में रहने की। हम मिट्टी से जुड़े लोग हैं, पंखे में, कूलर में, एसी में भरोसा नहीं रखते। हम प्राकृतिक रूप से हवा लेने में भरोसा रखते हैं। मेरी बात मान तो तू भी इन्हीं चीजों को जीवन में ला, ताकि आगे चलकर तू स्वस्थ रहे। माँ जी, आप लोगों की आदत है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मेरे बारे में तो सोच लो। 24-25 साल से मैं अपने मायके में थी और वहाँ पर मैं एसी में रह रही हूँ। अचानक से बिना पंखे के गुजारा करना मेरे लिए कितना मुश्किल है। एक बार मेरे बारे में तो सोच लो। तभी वहाँ पर सीमा आती है और सीमा दिव्या से बोलती है, हे भगवान, अरे दीदी, आप भी ना बेकार में माँ जी का खर्चा बढ़ाने का सोचने लगती हो। अरे गर्मी भी नहीं है जो हम पंखा लगाएं। तुम क्या समझोगे सीमा, तुम्हारे घर में तो पंखा कभी होगा ही नहीं। तुम्हें क्या समझ आएगी कि मुझ पर क्या बीत रही है? खैर छोड़ो, कोई फायदा नहीं है इन बातों का। दिव्या बेचारी अपने कमरे में आ जाती है। तभी सीमा अपनी सास के कान भरते हुए कहती है, माँ जी, शहरी लोगों के बहुत ज्यादा ड्रामे होते हैं, अब इनको पंखा लगवा कर दो। हमें तो आदत नहीं है इन चीजों की। मेरी बात मानो, आप ना इसकी बात को नजरअंदाज कर दो। वे सब तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पंखा लगवा देती हूँ। दिव्या बहू को बहुत परेशानी हो रही है, बेचारी को आदत नहीं है इन चीजों की। अरे माँ जी, ज्यादा सर पर चढ़ा होगी तो एक दिन आपके सर पर चढ़कर ही जेठानी जी नाचने लगेगी। मेरी बात मानो, इन चीजों को नजरअंदाज करो। अरे धीरे धीरे आदत हो जाएगी इनको। अरे गर्मी से ना कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, हाथ वाला पंखा बना देती हूँ। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। गर्मी है तो 4-5 हाथ वाला पंखा दे देती हूँ बनाकर। अब हाथ से ही पंखा करेगी वे।
सीमा को अपनी जेठानी को इस तरह से परेशान देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो अपनी सास को हमेशा अपनी जेठानी के खिलाफ भड़काती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी जेठानी को हाथ वाला पंखा देते हुए कहती है, ये लो दीदी, अब आपको गर्मी नहीं लगेगी। पंखा चाहिए था ना आपको, ये है ऐसा पंखा जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये हवा उतना ही देगा जितना हवा आपको चाहिए। ये कैसा गंदा मजाक है, हद होती है किसी चीज की। ये पंखा तुम अपने पास ही रखो। मैंने अपने पापा से बात की है, वे आज मेरे लिए पंखा भिजवा देंगे। हम मेरे कमरे में फिर पंखा लगेगा। मैं अपने कमरे में आराम से अपने पापा के दिए हुए पंखे में सोऊंगी। तुम अपना देख लो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है फिर। दिव्या आराम से अपने पापा के दिए हुए पंखे में आराम किया करती है। यह देखकर सीमा को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन दिव्या घर पर नहीं थी। सीमा मौका देखकर दिव्या का पंखा खराब कर देती है। जब दिव्या घर आती है तो वो देखती है कि पंखा चल नहीं रहा है। वो पास के ही मैकेनिक को बुलाकर पंखा ठीक करवाती है, लेकिन पंखा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये क्या, पंखा तो खराब हो गया। अब अगर पापा से फिर पंखे के लिए बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। उनको भी ये लगेगा कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, कि मेरी इतनी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। जाने दे दिव्या, जैसी तैसी गर्मी में गुजारा करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे गर्मी और ज्यादा बढ़ रही थी। बेचारी दिव्या गर्मी में ही जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। वो किसी से कुछ नहीं बोलती थी। ज्यादा गर्मी होने के कारण दिव्या के पूरे शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं। उसका पूरा शरीर गर्मी से बेहाल हो जाता है। ये देखकर उसकी सास दिव्या से बोलती है, हे भगवान, दिव्या बहू, ये सब क्या है? तेरे पूरे शरीर पर लाल लाल दाने कैसे हो गए? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं माँ जी, गर्मी का नतीजा है। जो पंखा भी भेजा था वो भी खराब हो गया। ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा दोबारा। मैंने उनको कुछ कहा ही नहीं, और आपको कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए जैसे तैसे गुजारा कर रही हूँ। तू एक काम कर, सबसे पहले तू डॉक्टर के पास जा। मुझे तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। नहीं माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना। तभी वहाँ सीमा आती है और सीमा कहती है, अरे माँ जी, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। गर्मी में ऐसे दाने हो जाते हैं, और आप ना खामाखा डॉक्टर के पास जाने के लिए भेज रही हो। और वैसे भी गर्मी के कुछ महीने तो हैं, गुजर जाएंगे। थोड़ा और गुजारा तो करना ही पड़ेगा ऐसे। बस कर सीमा, बहुत हो गया तेरा। कहीं ना कहीं गलती मेरी है और तेरी भी है। तू हमेशा मुझे भड़काती रहती है कि पंखा मत लगाओ, पर मैं ही भूल गई कि मेरी बहू को इन चीजों की आदत है, इसलिए उसे इतनी दिक्कत हो रही है। 2-4 पैसे बचाने के चक्कर में मैं दिव्या की ये हालत नहीं देख सकती। मुझे माफ कर दो बहू। आज ही मैं हर कमरे में अलग अलग पंखा लगवाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में किसी भी सदस्य को कोई दिक्कत परेशानी हो। लेकिन माँ जी, मैं तो उस घर में रह रही हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर इनको इतनी दिक्कत क्यों है? सबका शरीर एक जैसा नहीं होता सीमा। दिव्या को आदत नहीं है इन चीजों की। तुझे और मुझे तो इस माहौल में रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम दिव्या के बारे में सोचना हमारा फर्ज है। तो हमें ही देखा जाएगा कि हमें क्या करना है दिव्या के लिए, और मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। मैं बस यही समझना चाहती थी कि आपको मुझसे दिक्कत होती है या गर्मी से। सास दिव्या को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर दिव्या को लाल दानों की दवाई दे देते हैं। अब जाके घर में पंखा लग जाता है। पंखा लगने के बाद पूरा परिवार पंखे का आनंद लेता है।